देखिए, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल प्राइसेस एक बार फिर बढ़ गई हैं। अगर हम इस महीने के अंदर बात करें तो जो हाई ऑक्टेन है उसकी प्राइस तो ओवरऑल एक डबल हो गई। इसी तरह पेट्रोल की भी 65 to 70% प्राइस बढ़ गई है, डीजल की भी बढ़ गई है, और इसके ऊपर एक हर तरह के ओपिनियंस आ रहे हैं। आई थिंक वी आर फोकसिंग ऑन सम थिंग्स जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और जिस पे फोकस करना चाहिए उस पर हम फोकस नहीं कर रहे। बट मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ या जो मैं इसके ऊपर सारी बात कर रहा हूँ वो एंड डिस्पाइट एवरी क्रिटिसिज्म एंड एवरीथिंग आई विल कंटिन्यू टू मेक very videos that are essentially non sensational, जो कि फैक्ट्स के ऊपर हैं, थोड़ी सी एकेडमिक भी हैं। पहली बात ये क्लैरिटी के लिए कि क्या ये चीज़ ठीक है कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये मूव जस्टिफाइड है कि पेट्रोल प्राइस को इस हद तक बढ़ाना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं। थर्ड पॉइंट, इसके अंदर जो क्रिमिनल चीज़ है या जो बहुत ही क्रूशल चीज़ है वो है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, पीडीएल। उसके अंदर भी जो 55-60 रुपए का इंक्रीज आया, क्या वो बढ़ाना ठीक था? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि वो एक वाहिद चीज थी जिसके अंदर गवर्नमेंट के पास थोड़ी ऑप्शन थी कि उसको कम कर दिया जाए और पेट्रोल जो प्राइस है उसको कंट्रोल किया जाए। अब ऐसा क्यों हुआ? मैं सबसे पहले तो एक एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद भी सीखा है और सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में दुरुस्त भी करें। पहले तो ये समझना है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ती कैसे है, हमारे मुल्क में कैलकुलेट कैसे की जाती है। फॉर्मूला मैंने आज अपनी रील में भी लगाया था, एक अनऑफिशियल सा, वो है कि आप उसमें दो तरह की है। क्रूड मंगवाएंगे तो डिफरेंट प्राइस कोड होती है, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे तो दो डिफरेंट प्राइस कोड होगी। क्रूड अगर आप मंगवाते हैं तो यूजुअली आप ऑफिशियल सेलिंग प्राइस जो है सऊदी अरब की उसको देखते हैं और दुबई स्लैश ओमान के बेंचमार्क को देखा जाता है, उसकी एवरेज को देखा जाता है। और दोनों बेंचमार्क इस वक्त ब्रेंट और उससे ज़्यादा हाई प्राइस पे हैं। इसी तरह अगर आप देखते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जिसमें पेट्रोल डीजल आता है तो फिर आप S&P प्लैट्स का अरब गल्फ FOB जो होती है फ्रेट ऑन बोर्ड उसकी प्राइस को देखते हैं, उसकी मीन एवरेज को देखते हैं। MOPAG भी बोलते हैं इसको, ठीक है जी। टेक्निकल है, आप इसको स्किप कर सकते हैं, बट इन सेंस आप एक डिफरेंट बेंचमार्क देख रहे हैं। अगर आप ब्रेंट की प्राइस देख रहे हैं तो ब्रेंट की जो प्राइस है उसको तो आपने जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, पहली बात तो ये अगर 108 आ रही है ये तो फ्यूचर की प्राइस है, ये इस वक्त की प्राइस है नहीं। उसके लिए आपको डेटेड ब्रेंट देखना पड़ता है, वो इस वक्त $150 पे पहुंच चुका है पर बैरल। और इसी तरह अगर आप ओपेक बास्केट को देखें वो 120-130 और आज से कई हफ्ते पहले भी पहुंच चुके थे। लिहाजा इसके अंदर बड़ी कंफ्यूजन होती है। आप पहले इन प्राइस को देखेंगे और अगर इसको हम बिल्कुल एक शॉर्ट करके बताएं तो आप एक्स रिफाइनरी प्राइस देखेंगे जो पहले 130-140 आ रही थी पाकिस्तान में, अब वो 300 पे चली गई। फ्रेट कॉस्ट बढ़ गई थोड़ी सी, ठीक है। साथ ही साथ पेट्रोलियम लेवी जो है ये बहुत बड़ा इसने बीच में एक एडिशन की 50 से 60 रुपए की, ठीक है जी। 160-165 है इस वक्त। लिहाजा हमारी जो प्राइस है वो 458 रुपीज़ इस वक्त। आगे कैलकुलेशंस आपकी स्क्रीन पे इस वक्त शो हो रही हैं। आई वॉन्ट गोइंग टू द डिटेल। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ऐसा क्यों होता है। पाकिस्तान बाय डेफिनेशन इज एन एनर्जी इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री। खाली एनर्जी नहीं, अदरवाइज भी, बट एनर्जी तो डेफिनेटली। हमारा इंपोर्ट का बिल जो है वो 25 से 30% या क्रूड ऑयल का होता है या क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स का होता है। कितने सालों से ऐसा चल रहा है। पहली बात तो ये बनती है, और मैं फिर इस बहस से निकल के पेट्रोल प्राइस बढ़ानी चाहिए थी, नहीं बढ़ानी चाहिए थी, 2022 में नहीं बढ़ी थी, अब क्यों बढ़ गई। मल्टीपल फैक्टर्स है, इस पर मैं मल्टीपल टाइम्स बात भी कर चुका हूँ। डॉलर रुपी पैरिटी वो एक फैक्टर है। डॉलर रुपी पैरिटी तब 170, 180 या 190 थी, इस वक्त 300 के करीब है। इंटरेस्ट रेट एक फैक्टर है। ओवरऑल दुनिया में कितने परसेंट सप्लाई गिरी है, प्राइस कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है, वो एक फैक्टर है। बट regardless of this, why do Pakistan suffer from this energy shocks और हम इसको क्यों absorb नहीं कर पाते? फर्स्ट पॉइंट ये है कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म एक्सटेंशन ऑफ पुअर प्लानिंग। अगर हमें पता हो, अगर हम प्राइस प्रोजेक्शंस को सही तरह कर सकें, 65-70 बल्कि इससे भी नीचे गई थी, तो व्हाई डिड नॉट वी एंटिसिपेट, जो हमेशा मैं कहता हूँ पॉलिसी मेकर्स का एंटिसिपेटरी जो रोल होता है, लेवल 1, लेवल 2, फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट, सेकंड ऑर्डर इफेक्ट, थर्ड ऑर्डर इफेक्ट क्या है एक चीज़ का, एक जंग का, हो सकती नहीं हो सकती, हमें उसके मुताबिक अपनी सप्लाईज को कवर करना चाहिए। दूसरी बात यह भी कि हमें हेजिंग करनी चाहिए, वो भी इसी के अंदर आती है। फ्यूचर्स के अंदर हमें ट्रेड करना चाहिए, एंड स्टोरेज कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा है। वी कैन बाय ऑयल व्हेन इट इज 60
और उसको हम यूज करें कितने माह। चाइना ने इस वक्त 1.5 अरब बैरल, ये बार बार आप मेरे से सुनते होंगे, 1.5 अरब 1.5 बिलियन बैरल जो कि अगले 200 से 150 से 200 दिन उनके चल सकते हैं, वो इस वक्त रखा हुआ। चाइना 90% ईरान की इंपोर्ट लेता है, 30-40% हार्मूज से उसकी इंपोर्ट्स आती हैं, लेकिन चाइना इस वक्त ठीक है बिकॉज ऑफ स्टोरेज। और जब तक ऑयल प्राइसेस लो रही हैं, उन्होंने 2 साल 2425 पर डे कोई 900,000 बैरल से लेके 1 मिलियन बैरल्स पर डे अपने पास सेव किया, इन्वेंट्रीज में गए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, और जिसके ऊपर हम कभी भी बात नहीं करते, मैं मीडिया पे नहीं देखता बात होते, वो ये है कि व्हाई डोंट वी हैव एन एनर्जी इमरजेंसी। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी किसी बिजनेस की सबसे बड़ी कॉस्ट, हमारे जो बिल हैं, हमारी जो एनर्जी है वो होती है। हम इंपोर्टेड एलएनजी या फ्यूल से अगर बनाते हैं एनर्जी, तो हम इस तरह के शॉक्स के ऊपर डिपेंडेंट है। देयर इज नथिंग मच वी कैन डू अंटिल वी हैव इंक्रीज्ड रेवेन्यूज। अगर इस वक्त बात हो रही है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी क्यों बढ़ाई, क्योंकि आईएमएफ की शराइत थी, कहते हैं 150-160 अरब की सब्सिडीज कैप्ड हैं, हमने 129 की दे चुके हैं और हम इसके ज्यादा नहीं दे सकते थे, फिस्कल जो बैलेंस है उसको करना था। चलें इसको ना भी बढ़ाते, इसको फ्रीज रखते जो कि करनी चाहिए थी, तो कहीं और से इसको कट करना पड़ता, डेवलपमेंट बजट से कट करना पड़ना था। दी होल पॉइंट ऑफ दिस इज कि वी कैन नॉट मैनेज व्हाट वी हैव राइट नाउ, कि हम 100 रुपए अगर हमारे पास है और हमारे अखराजात 190 रुपए हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा 90 रुपए हैं या वो कमाएंगे हम, या किसी ना किसी जगह से निकालेंगे। पेट्रोल प्राइस कम रहेगी तो कोई और चीज खराब हो जाएगी, कोई और चीज ठीक होगी तो पेट्रोल प्राइस ज्यादा हो जाएगी, डेवलपमेंट का बजट कम हो जाएगा, अगला बजट ज्यादा हो जाएगा। So I hope you are getting the point कि हम लोगों को in a sense we need more revenue creating activities, economic activities के बारे में हम बात कर चुके हैं। Prosperity Paradox जो बुक है वो इसका आंसर भी देती है। मार्केट क्रिएटिंग इनोवेशंस चाहिए हमें। ब्रिजेस बनाना एक चीज है, अगर उस ब्रिज जिन दो शहरों को, जिन दो इलाकों को वो कनेक्ट करता है, अगर उन दोनों से मूवमेंट ऑफ पीपल नहीं, मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं, बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही, तो उस ब्रिज का कोई फायदा नहीं है। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, पुश वर्सेस पुल स्ट्रेटजी। हमारी एफडीआई तो वैसे भी बहुत ज्यादा कम रही है, तो हमें ये चाहिए कि हम ऐसी पुश 1.5 कितने बिलियन जो रुपये हैं, डॉलर्स हैं, वो हमारे पास इस वक्त पुश किए गए हैं पिछले सालों के अंदर एज एड, एज डेवलपमेंट एड, एज हेल्प, कुछ इफेक्ट नहीं आया। हमें पुल स्ट्रेटजी की जरूरत है, ऐसी एनवायरमेंट, कंड्यूसिव एनवायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत है कि हमारे पास ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट्स आए। तो लिहाजा वंस अगेन टू रिपीट एंड नॉट टू prolong this video, first part is to understand what is happening internationally, which benchmark to look at, and how do petrol prices work here. Second, petroleum development levy क्यों बढ़ाई गई, कंट्रोल की जा सकती थी, yes, but क्यों नहीं की. Third, ये कि we are wasting a lot of our resources as well on buying planes और on subsidizing other sectors. हम लोग टैक्स के नेट को क्यों ब्रॉडन नहीं करते? We need to broaden our tax net. जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनसे मजीद कितना टैक्स लेंगे? ये सेम एग्जांपल है कि 100 लोग टैक्स दे रहे हैं, हमने 100 लोगों से ही मजीद टैक्स बढ़ाना है। हम 1000 लोग करेंगे तो उन 100 लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन भी कम होगा, परसेंटेज भी कम होगी, टैक्स कलेक्शन भी ज्यादा होगी, बट हम इस तरफ भी नहीं आते। ये जो स्ट्रक्चरल इश्यूज पिछले 50 सालों से चल रही हैं वो भी आगे चल रही हैं, एंड जब तक ये रिजॉल्व नहीं होंगे हम लोग इसी बहस में पड़े रहेंगे कि पेट्रोल प्राइस बढ़ानी चाहिए थी या नहीं बढ़ानी चाहिए थी। द फोकस ऑफ द गवर्नमेंट and policymakers analyzing these things should be on the structural issues. हम जब तक अपने structural issues को ठीक नहीं करेंगे, until we have जिसे कहते हैं 3-pronged strategy, short term, long term और medium term और long term. Short term के अंदर क्या करें? फिजिकल डिसिप्लिन, अपने खराजात जो वेस्टेजेस है, मैं से कहता हूँ पाइपलाइन देखिए समझे, उस पाइपलाइन से चीजें वेस्ट हो रही हैं। 2 खरब रुपए आईपीपीज, 600 अरब रुपए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस पे चले गए, डिपार्टमेंटल रिडंडेंसीज इतनी ज्यादा हैं उसके अंदर लग गए, फ्री पेट्रोल के अंदर लग गए। शॉर्ट टर्म इसको ही कंट्रोल कर लें, कुछ नया ना करें तो चीज ठीक हो जाती है। मीडियम टर्म के अंदर एनर्जी को रिजॉल्व करें, सबसे बड़ा खर्चा एनर्जी एस्टेब्लिश कर चुके हैं। अगर हम खाली इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की स्ट्रेटजी में रिफाइनरीज अच्छी लगा लें जो हाई स्पीड डीजल को प्रोड्यूस करें ज्यादा इंस्टेड ऑफ फर्नेस ऑयल, हाइड्रो स्किमिंग वर्सेस हाइड्रो क्रैकिंग रिफाइनरीज कहते हैं। बड़ी अच्छी रिपोर्ट थी एफपीसीसीआई की, इस तरह के चीजों से हमारे पता नहीं 8 से 9 बिलियन डॉलर्स बच सकते हैं। तो व्हाई आरंट वी डूइंग दीज थिंग्स? लॉन्ग टर्म फोकस, द फोकस नीड्स टू बी ऑन फिक्सिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल इश्यूज, नॉट शॉर्ट टर्म थिंग्स। जब ये इश्यूज रिजॉल्व होंगे तो इस तरह के शॉक्स खुद ही एब्जॉर्ब होंगे, इस तरह की चीजें खुद ही सेटल डाउन होंगी और उसका इम्पैक्ट लोगों पे कम आएगा। लॉन्ग टर्म के अंदर लास्ट चीज ये है कि हमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे काम करना पड़ेगा, अपने रीजन के लिए एक अच्छा, एक यूजफुल
मीनिंगफुल एक्टर प्लेयर बन के सामने आना पड़ेगा। मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड मशीनरी, कैपेसिटी एनहांसमेंट, नॉलेज क्रिएटिंग जोन्स, ये ज़्यादा करने पड़ेंगे। पहले अपने रीजन में रेलिवेंट हो, फिर आगे हो। दिस इज़ द ओनली वे वी कैन हेल्प द कॉमन पीपल ऑफ द कंट्री। एंड आई थिंक इसी चीज़ों के ऊपर हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।